ईरान में पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे 40 साल के इतिहास को पलट कर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में पावर, शांति और सत्ता की जो परिभाषा थी वो रातों रात बदल गई है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब क्या और कैसे हुआ। जियोपॉलिटिक्स में ना एक बहुत मशहूर कहावत है कि कभी-कभी दशकों तक कुछ नहीं होता और कभी-कभी कुछ हफ्तों में ही दशकों की घटनाएं हो जाती हैं। ईरान में जो हुआ है वो इसका एकदम सटीक उदाहरण है। बस फर्क इतना है कि यहाँ हफ्तों की भी बात नहीं, बल्कि सिर्फ एक दिन में पूरा का पूरा दौर ही बदल गया। जी हाँ, अयातुल्ला खामेनेई की हत्या की खबर अब पक्की हो चुकी है और इसे खुद ईरानी स्टेट मीडिया ने कंफर्म कर दिया है। इस एक घटना ने समझिए कि मिडिल ईस्ट में पावर के पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया है। जो सत्ता पिछले 40 सालों से पत्थर की लकीर थी, वो अब नहीं रही। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उन 24 घंटों में हुआ क्या क्या था जिनकी वजह से ये सब हुआ। तो हुआ ये कि 28 फरवरी को खबरें आनी शुरू हुईं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक हवाई हमला किया है और निशाना सीधे ईरान की टॉप लीडरशिप थी। इसके कुछ ही घंटे बाद ईरान ने 7 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला कर दिया, लेकिन साथ ही इस बात से साफ इनकार किया कि उसके किसी बड़े नेता को कुछ हुआ है। शाम होते होते इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इशारों में खामेनेई की मौत का जिक्र किया और फिर देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक ट्वीट ने लगभग सारी दुनिया के लिए इसे कंफर्म कर दिया। आखिरकार अगली सुबह ईरान के सरकारी मीडिया को भी मानना पड़ा कि उनके सर्वोच्च नेता मारे जा चुके हैं। ईरान की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति का ये ट्वीट दुनिया के लिए एक तरह से कंफर्मेशन बन गया था और इसने अटकलों के बाजार को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। अब इस हमले की जो बात है ना, जो इसे सबसे अलग बनाती है, वो है इसमें मोसाद का रोल। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ज़बरदस्त ग्राउंड इंटेलिजेंस और लड़ाई के ये बिल्कुल नए तरीके इजराइल की मोसाद ने ही दिए थे। बंकरों पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमले, क्रांति भड़काने के लिए ऐप्स को हैक कर लेना और हफ्तों पहले से ही पेजर और वॉकी टॉकी जैसी चीज़ों में बम प्लांट करना। सच कहूं तो इन तरीकों ने मॉडर्न वॉरफेयर के नियम ही बदल दिए हैं। खामेनेई तो चले गए, लेकिन अपने पीछे वो ईरान में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का एक खालीपन छोड़ गए हैं, जिसके बाद वहां अराजकता का माहौल है। जरा सोचिए, 37 साल, पूरे 37 साल तक खामेनेई ने ईरान पर अपनी पूरी ताकत से हुकूमत की। उनकी मौत ने एक ऐसा वैक्यूम बना दिया है जिसे भरना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगला कौन? खबरें बताती हैं कि खामेनी ने कुछ नाम सोच रखे थे, जैसे जुडिशरी के हेड गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई, उनके अपने बेटे मुजतबा और यहां तक कि ईरान के फाउंडर अयातुल्ला खुमैनी के पोते हसन खुमैनी। लेकिन एक पेच ये है कि खमैनी खुद अपने बेटे को गद्दी सौंपकर इसे खानदानी राज नहीं बनाना चाहते थे और इसी वजह से कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी संकट के बीच ना ईरान से दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ ईरानी सरकारी टीवी दिखा रहा है कि पूरा देश शोक में डूबा है, सड़कों पर भारी भीड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये दिखाता है कि देश अपने लीडर को लेकर कितना ज्यादा बटावा था। तो अब आगे क्या हो सकता है? चलिए उन 3 सबसे बड़े सिनेरियोज को देखते हैं जिनका सामना ईरान कर सकता है। पहला सिनेरियो जो ईरान के शासन के लिए सबसे अच्छा है वो है एक स्मूथ ट्रांजिशन। मतलब मौजूदा पावर स्ट्रक्चर से ही कोई नया नेता सामने आए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई को वैसे ही जारी रखे। दूसरा सिनारियो, और ये कहीं ज्यादा खतरनाक है, कि कोई कट्टरपंथी गुट सत्ता पर कब्जा कर ले। एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने पर उतारू हो और ईरान की सेना और उसके न्यूक्लियर हथियारों को अपने कंट्रोल में ले ले। अगर ऐसा हुआ तो संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे बुरा सिनेरियो, जिसे डूम्सडे या कहें कि प्रलय का सिनेरियो कहा जा रहा है। वो ये है कि देश पूरी तरह से टूट जाए, ईरान सीरिया की तरह अलग अलग गुटों में बढ़ जाए और एक भयानक सिविल वॉर शुरू हो जाए। देखिए, ये घटना सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में जंग के तौर तरीकों पर गहरे सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सच में आसमान से बम गिराकर किसी देश का निजाम बदला जा सकता है? क्या किसी एक लीडर को रास्ते से हटाने से वाकई में वहां स्थिरता या लोकतंत्र आ सकता है? अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जवाब कुछ खास अच्छा नहीं लगता। इराक में सद्दाम को हटाने के बाद सालों तक अस्थिरता रही। लीबिया में खद्दाफी को हटाने का नतीजा एक भयानक सिविल वॉर और एक फेल्ड स्टेट के रूप में सामने आया।
और अफगानिस्तान में तो दशकों की कोशिश के बाद भी एक स्थिर सरकार नहीं बन पाई। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, इस घटना के पूरी दुनिया पर क्या असर होंगे और कैसे ये एक वर्ल्ड विदाउट ऑर्डर यानी बिना किसी नियम कानून वाली दुनिया की तरफ इशारा कर रही है। तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जब आप यूएन या अपनी ही संसद को बताए बिना ऐसे एक तरफा एक्शन लेते हैं तो ये एक तरह से अमेरिकी दादागिरी के नए दौर का आगाज है। इससे सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून एक तरफ हो जाते हैं और ताकतवर देशों को अपनी मनमानी करने की खुली छूट मिल जाती है। और इससे ना दुनिया को एक बहुत ही सीधा और खतरनाक सबक मिल रहा है। सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, उन्हें हटाकर मार दिया गया। मुअम्मर गद्दाफी ने अपने हथियार छोड़ दिए, उन्हें भी मार दिया गया। लेकिन किम जोंग उन, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और उन्हें कोई छूता तक नहीं। मैसेज बिल्कुल साफ है, आज की दुनिया में सिर्फ न्यूक्लियर हथियार ही किसी देश की सुरक्षा और उसके लीडर की जिंदगी की गारंटी है। तो जब दुनिया में कोई नियम कानून ही नहीं बचा तो सवाल उठता है कि अगला कौन? ये एक ऐसी मिसाल कायम करता है जहां चीन जैसे देश ताइवान को लेकर अपने इरादों को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा हिम्मत जुटा सकते हैं। तो आखिर में ईरान के पास तो दो ही रास्ते हैं, सरेंडर या बदला। लेकिन दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या इस नई दादागिरी वाली व्यवस्था को मान लिया जाए या फिर इसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और वही वैश्विक राजनीति की दिशा भी तय करेगा।